हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम महेश भास्कर है और आज की क्लास में जो बेसिकली अपन डिस्कस करेंगे वो राज्यों के पुनर्गठन और राष्ट्रीय एकीकरण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक वैसे बहुत लेंथी है, अगर इस पे बात की जाए तो शेड्यूल फर्स्ट की बात की जाएगी, शेड्यूल 4 की बात की जाएगी, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 ये अनुच्छेद डिस्कशन करने के बाद में इस टॉपिक पर आते हैं। क्योंकि आपका एग्जाम अभी पास में है इसलिए अपन डायरेक्ट 1947 पे आ जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण वाला टॉपिक कर लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा इस तरह से बताना ज़्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक पे बात करने के लिए 5-6 घंटे की क्लास तो मिनिमम होनी ही चाहिए। अभी अपन डायरेक्ट 1947 पे आ जाते हैं, 1947 पे। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, 1947 से लेके अपन को और 2023 तक की यात्रा करनी है। इसमें बहुत सारे पड़ाव आएंगे, कौन सा राज्य कब बना, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कब बना, ये सारी बातें अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 1947 में आपको पता है कि 1947 से पहले देश में राज्यों की 2 श्रेणियां थी। एक तो ब्रिटिश भारत था, ये आपको पता है इस बात का, ब्रिटिश इंडिया। कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पे डायरेक्ट अंग्रेजों का रूल था, और इधर वाला एक क्षेत्र है जिसको अपन देशी रियासतें बोल सकते हैं, देशी रियासतें। या आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, अपन देखते हैं कि साहब गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइस राय पद बना दिया। असल में गवर्नर जनरल के स्थान पर नहीं बनाया था, वो गवर्नर जनरल के एक और पदवी हो गई थी वाइस राय की। जब वाइस राय इधर आते थे तो उनका नाम वाइस राय हो जाता था, इधर आते थे वो उनका नाम गवर्नर जनरल हो जाता था। नाम तो गवर्नर जनरल भी उस टाइम एग्जिस्ट रहा। अभी बहरहाल इस पे बात करते हैं। उस समय भारत की 2 श्रेणियां थी, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासतें। चल रहा था मामला, 47 में देश आज़ाद हुआ, आपको पता है। उस समय एक 1947 का अधिनियम पारित किया गया, क्योंकि देश आज़ाद करना था तो पावर का ट्रांसफर भी करना था, भारतीयों को शक्ति देके जानी थी। इसलिए 1947 का एक एक्ट अधिनियम, इसके सारे प्रोविजन अभी डिस्कस नहीं कर रहे अपन। 1947 का एक एक्ट पारित हुआ, और क्योंकि अपना टॉपिक राष्ट्रीय एकीकरण है इसलिए अपन वो क्लोज डिस्कस करेंगे। धारा उसमें 8 पर्टिकुलर धारा डिस्कस करेंगे जो ये बताती थी ब्रिटिश भारत तो ब्रिटिश भारत, ऑब्वियस ही बात है कि ये तो इंडिया रहेगा ही रहेगा। अभी देशी रियासतों को लेकर उस समय बहुत सारी सब्सिडरी अलाइंसेस की गई थी, सहायक संधियां की गई थी। तो अब इन देशी रियासतों का क्या किया जाए, तो इस 1947 के अधिनियम की धारा 8 में यह लिखा हुआ था कि देशी रियासतों के पास 3 ऑप्शन है। या तो देशी रियासतें हैं वो पाकिस्तान की तरफ चली जाए, पाकिस्तान में विलय कर ले, या फिर भारत में, या फिर वो स्वतंत्र रहे। मैं रिपीट करता हूं, 1947 के भारत की बात, 1947 का भारत 2 भागों में बटा हुआ था। पहला देशी रियासतें और दूसरा ब्रिटिश भारत। जब पावर का ट्रांसफर कर रहे थे 1947 के एक्ट में, तो बहुत सारे प्रावधान रखे गए, 11-12 प्रकार के प्रावधान। उसमें जैसे 2 डोमिनियन स्टेट होंगे, एक भारत होगा एक पाकिस्तान होगा। फिर उसमें क्लोज नंबर 8 में ये लिखा हुआ था, देशी रियासतें चाहे तो इधर आ सकती है, चाहे इधर आ सकती है, चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है। और इसी क्लोज ने थोड़ी सी गड़बड़ खड़ी करी। साथ में एक प्रोविजन ये भी है, आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख और जिनकी आय 1 करोड़ है, उन्हीं के पास ये ऑप्शन था, बाकी तो उनको मिलना ही था किसी न किसी में। ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब साहब देशी रियासतों ने अफरा तफरी मचाई, किसी को भारत में विलय होना था, किसी को पाकिस्तान में जाना था, कोई ये चाह रहे कि हम स्वतंत्र रह जाएं। कुल मिला के ऐसा बताया जाता है कि उस समय 565, ये नंबर पे आप नहीं जाइए, परीक्षा में नहीं पूछता है। उस समय 565 रियासतों के आसपास रियासतें थी जिसका विलय का काम शुरू किया गया। उसमें से आपको पता है कि साहब 552 जो रियासतें हैं उनको भारत में विलय किया गया, और रेस्ट 13 रियासतें पाकिस्तान में विलय हुई। ठीक है, बहुत सारी रियासतें अपने आप विलय हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ रियासतें ऐसी थी जिनको विलय करने में समस्याएं खड़ी हुई। आपको पता है कि गृह मंत्रालय के अधीन एक रियासती विभाग बनाया गया। हेड आपको पता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसके सचिव वीपी मेनन साहब रहे। उन्होंने एक बहुत अथक प्रयास किया, लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है। और रियासतों के एकीकरण के लिए एक अखंड भारत के निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी। हर एक रियासत की हिस्ट्री पढ़ना अभी जरूरत नहीं है आपको कि हर एक रियासत की इतिहास में जा जाके हर एक रियासत का इतिहास पढ़ा जाए, वो बहुत हार्ड है। और बात रही
जो रियासतों ने समस्या खड़ी करी, अगर उनकी बात देखें तो उनको लेकर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें मान के चलिए कि मैं मोटा मोटी बताऊं तो 3 रियासतें ऐसी थी जिनको विलय को लेकर और आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक हैदराबाद रियासत, एक जूनागढ़ और एक जम्मू कश्मीर। तो अभी तक अपन क्या समझे, अभी तक अपन ये समझे कि 1947 में क्या स्थिति रही। भारत के 2 प्रकार थे, एक ब्रिटिश भारत था, एक देसी रियासतें थी। जब भारत को आजाद किया जा रहा था उसकी धारा 8 में ये लिखा कि ब्रिटिश भारत में ये देसी रियासतें मिलना चाहिए तो मिल सकती है, पाकिस्तान में जाना चाहिए तो पाकिस्तान में जा सकती है, स्वतंत्र रहना चाहिए तो स्वतंत्र रह सकती है। कितनी रियासतें थी टोटल? 565 के आसपास रियासतें थी, आसपास वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसमें अप्रोक्सीमेटली 552 रियासतें भारत में मिली और 13 रियासतें पाकिस्तान में। और मिलाने का काम गृह मंत्रालय के अधीन एक रियासती विभाग बनाया गया, रियासती विभाग। और इसके हेड ओबीसी बात है गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन। इन्होंने रियासतों के एकीकरण का काम किया। 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। इन रियासतों को लेकर समस्या हुई। इनकी देखते हैं किस प्रकार से इन रियासतों को मिलाया गया। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। एक, जो रियासत विलय किया गया उसको लेकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, कौन राजा थे वहां पे, कब विलय किया गया। इन 3 चीजों को भी देख लेते हैं। तो अभी जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए आप एक बार कंफर्टेबल हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। ये कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी होगी। यहाँ पे डोगरा वंश था, डोगरा वंश के राजा हरि सिंह वहाँ शासक थे। वहाँ की जनसंख्या है वो आपको पता है कि मुस्लिम, और राजा वहाँ के हिंदू। भारत वाले कुछ खास इंटरेस्टेड थे नहीं जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने को लेकर। पाकिस्तान की तरफ से कबाइलियों ने आक्रमण किया। कबाइली आक्रमण का सामना करने के लिए हरि सिंह जी ने, ऑब्वियसली बात है कि भारत सरकार को कहा। भारत सरकार ने कहा कि हम जब तक आपकी मदद नहीं कर पाएंगे तब तक कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन मतलब विलय पत्र पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय ये मान के चलिए जम्मू कश्मीर एक अलग देश है। उस अलग देश की सहायता अपन कैसे कर सकते हैं बिना अपनी शर्त के। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि अगर आप सिग्नेचर करते हैं विलय पत्र पर तो हम आपकी सहायता कर देंगे। फाइनली 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने विलय पत्र पर साइन किए और 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन से स्वीकार कर लिया गया और जम्मू कश्मीर अपना हिस्सा बन गया। अब जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे अपन भारत और पाकिस्तान के संबंध, तो देखेंगे कि मुद्दा किस प्रकार से यूएनओ में लेके गए, यूएनओ ने किस प्रकार से हस्तक्षेप किया, किस प्रकार से आपकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई गई है, एलओसी इसको बोलते हैं, कैसे उस लाइन का निर्धारण किया गया। वो बात अभी यहाँ पे डिस्कस कर नहीं सकते समय के अभाव के कारण। आप सीधा लगाइए जम्मू कश्मीर, JNK, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जो शासक था वो डोगरा वंश के थे, हरि सिंह नाम था उनका, हरि सिंह। एक तो ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से कबाइलियों ने आक्रमण किया, क्योंकि कहीं नहीं मिले, ना पाकिस्तान में मिले ना भारत में मिले, ये एक बार स्वतंत्र रहे। कबाइली आक्रमण हुआ, ये भी नहीं पूछेगा परीक्षा में। हाँ, जैसे कबाइली आक्रमण हुआ, असल में आक्रमण पाकिस्तान की तरफ से था। पाकिस्तान की आप मान के चल सकते हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठ थी, पाकिस्तानी सेना द्वारा कबाइली आक्रमण हुआ। जब कबाइली आक्रमण हुआ तो फिर हरि सिंह जी भारत सरकार की तरफ गुहार लगाई कि हमारी मदद करो। और 26 अक्टूबर को, ये डेट आप याद रखेंगे, 26 अक्टूबर की डेट, 26 अक्टूबर के दिन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन 1947 को सिग्नेचर कर लिया। तो 26 अक्टूबर की डेट आपके लिए परीक्षा के लिए भी काम की है। तो आपको बहुत फास्ट बता रहा हूँ, आप आज की चीजें मैनेज कर लीजिए। 26 अक्टूबर 1947, 1947 वाइट लिख देते, 1947 को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, विलय पत्र पर, विलय पत्र कि हम भारत में मिल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर इन्होंने सिग्नेचर कर दिए। और इस विलय पत्र को स्वीकार किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन थे उस समय, आपको पता है। 27 अक्टूबर 1947 को स्वीकार कर लिया गया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। इतना एक बार याद रख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो जम्मू कश्मीर का मामला आपने देख लिया। क्या देखा? डोगरा वंश का शासक था, हरि सिंह जी वहां पे शासक थे, कबाइली ने आक्रमण किया, ये पहले कहीं नहीं मिले, भारत सरकार भी कुछ खास इंटरेस्टेड थी नहीं इनको मिलाने को लेकर।
और जब कबायलियों ने आक्रमण किया तो फिर 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारतीयों ने मदद करी भारत और पाकिस्तान के बीच में आपसी पता की झड़प हुई। मामला यूएनओ में नेहरू जी लेके चले गए। यूएनओ ने हस्तक्षेप करके सीज फायर करवाया। अब तो एलओसी लाइन निर्धारित की गई। रेड क्लिफ क्या है, एलओसी और रेड क्लिफ किस प्रकार से डिफरेंट है, ये बात कभी बाद में करेंगे। यहाँ तक आप इतना देख लेंगे तो काम चल जाएगा। अगली बात करते हैं जूनागढ़ की। उस समय आपको पता सौराष्ट्र हुआ करता था, जिसे फिर गुजरात वाला एरिया, आजकल तो जूनागढ़ और गुजरात में आता, पर उस समय जो जूनागढ़ था वो सौराष्ट्र में था। अब बात करके अपन जूनागढ़ को लेकर, तो एक जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़ और एक हैदराबाद, इन 3 रियासतों का विलय छोटी छोटी कहानी देख के देख लेंगे। दूसरी बात आप हेडिंग लगाएंगे जूनागढ़। जूनागढ़ जूनागढ़ है ये सौराष्ट्र का हिस्सा था, सौराष्ट्र। ठीक है, देखिए जूनागढ़ में जो उस समय शासक थे वो महावत खां थे। महावत खां अब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे असल में देखा जाए तो। महावत खां और जनता 90% वहां की हिंदू। तो उसके बाद में वहां पे बता कि आपको जनमत संग्रह करवाया गया जूनागढ़ में, और 20 फरवरी 1948 को इसका विलय भारत में कर लिया गया। आपको इतना याद रखना है। तो जूनागढ़ कैसे भारत में शामिल हुआ? जूनागढ़ के उस समय नवाब या गवर्नर शासक कौन थे? महावत खां। महावत खां यहाँ की जो 90% जो जनसंख्या उस समय वो हिंदू, कहाँ मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में। और इसके बाद में इस प्लेबिसाइट, 2 प्रकार की बातें होती है, मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर रहा हूँ यहाँ पे कमी बताने के लिए। एक प्लेबिसाइड होता है, एक रेफरेंडम होता है। प्लेबिसाइड और रेफरेंडम इन दोनों में डिफरेंस है, पर आप यहाँ पे प्लेबिसाइड वर्ड में यूज कर रहा हूँ। जनमत संग्रह हुआ, जनमत संग्रह, और पक्ष में किसके आया? इंडिया के, भारत के। ऑब्वियस सी बात है, जब जनमत संग्रह हुआ, जनता की राय पूछी गई, जनता ने भारत के पक्ष में आने के लिए बात कही, तो फिर 20 फरवरी 1948 को भारत में मिला लिया गया। तो डेट याद रखेंगे, 20 फेब 1948। ठीक है, इसका मतलब अपने जम्मू कश्मीर को देख लिया, अपने जूनागढ़ को देख लिया। अब बात करते हैं हैदराबाद की। देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, हैदराबाद को लेकर 1 मिनट अपन डिस्कस कर ले। हालांकि अभी डिस्कशन इतना करने का समय है नहीं। अगर ऐसे ही हल्का सा ही बन जाए, देखिए इधर आपको पता है कि ये हैदराबाद का एरिया, इधर फिर पाकिस्तान का एरिया, इधर जम्मू कश्मीर का एरिया, इधर जूनागढ़ का एरिया, और इधर फिर बांग्लादेश का एरिया। सोच के देखिए, अगर उस समय ये हो जाता कि साहब जम्मू कश्मीर है ये भी पाकिस्तान में गया, तो ये पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान है ही, जूनागढ़ पाकिस्तान है ही, जम्मू ये हैदराबाद पाकिस्तान है ही, और इधर जो आज का आप देख रहे हैं बांग्लादेश, ये भी पहले क्या था? पाकिस्तान। तो भारत के इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी पाकिस्तान पाकिस्तान होता, समझ गए ना? तो फिर सोचे कि उनकी कितनी अच्छी सोच थी और कितना अथक प्रयास उन्होंने किया कि पूरा अच्छे से इंटीग्रेशन किया इंडिया का। ठीक है, अभी इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते। जूनागढ़ हो गया, अब बात करते हैं अपन हैदराबाद की। देखिए हैदराबाद जो है, हैदराबाद में आसफ जही वंश का वहां पे शासक हुआ करता था, और हैदराबाद जो थी वो चाहते थे कि हम साहब पाकिस्तान में मिले हैदराबाद। आप देखिए कि 80%, 80 से 84% के आसपास जनता वहां पे हिंदू, और लगभग 11 से 12% वहां पे, 12% वहां पे, लगभग 12-13% मुस्लिम। जब 1947 में जब देश आजाद हुआ, उसमें मीर उस्मान वहां के शासक थे, निजाम थे, और मीर उस्मान चाहते थे कि पाकिस्तान में मिलाया जाए। अब ये देखा जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप हैदराबाद की लोकेशन देखें, हैदराबाद की, तो इस हैदराबाद की लोकेशन के हिसाब से इसको पाकिस्तान में मिलाना संभव ही नहीं है। पर मीर उस्मान चाहते थे कि पाकिस्तान में मिला जाए। बात समझ में आ गई? अब मीर उस्मान की जो सेना थी, इसे रजाकार, एक विशेष नाम था सेना का, रजाकार। रजाकार ने, क्योंकि जनता क्या चाहती है, जनता तो ऑब्वियस ही बात है कि भारत में शामिल होना चाहती है।
अब निजाम चाहते थे कि पाकिस्तान में मिला जाए, पोलो के बड़े शौकीन थे, पोलो खेलते रहते थे। निजाम ने जनता पर अत्याचार कराना शुरू किया और उनकी जो विशेष सेना थी निजाम की, उसे रजाकार, ये रजाकार सेना का नाम था, रजाकार। रजाकार से वहां पे ऑब्वियस सी बात है कि अत्याचार कराने शुरू किए। अत्याचार कराने शुरू किए तो ऑब्वियस सी बात है कि अपन तो इसका अपना ही एरिया था, ये अपने ही अंदर था। तो फिर भारत ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे हस्तक्षेप किया और 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने वहां पे हमला किया। हमला ही बोल सकते हैं इसको, ऑपरेशन पोलो चलाया वहां पे। और फिर 17 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को अपने भारत में शामिल कर लिया गया। तो कुल मिला के 3 चीजें देखे, जम्मू कश्मीर को अपन ने मिलाया विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, जूनागढ़ को मिलाया अपने जनमत संग्रह के द्वारा, और हैदराबाद को मिलाया पुलिस या सैन्य कार्रवाई के द्वारा, ऑपरेशन पोलो के द्वारा। इतना आप थोड़ा सा याद करके चले तो परीक्षा के लिए एक बार के लिए थोड़ा ठीक हो सकता है। तो हैदराबाद में वहां पे शासक कौन थे? मीर उस्मान। आसफ जाही वंश था वहां पे, मीर उस्मान। आप मान के चलिए कि वहां की जो 80 से लेके 80-85% जनता हिंदू और रेस्ट जनता मुस्लिम। किस में मिलना चाहते थे? ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। जनता चाहती थी कि हिंदुस्तान में रहे, जनता पर अत्याचार शुरू हुए। और इनकी विशेष सेना थी रजाकार, इनकी सेना का नाम रजाकार। रजाकार ने क्या किया? जनता पर अत्याचार शुरू किया। अत्याचार किया तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे इंटरफेयर मतलब करना पड़ा। 13 सितंबर को एक ऑपरेशन शुरू किया गया 1948 में, ऑपरेशन पोलो। डेट याद रखिए, 13 सितंबर 1948 को क्या शुरू किया गया? ऑपरेशन पोलो। है और फाइनली 17 सितंबर 1948 को भारत में विलय हुआ। भारत में इसका मतलब ये जो किया वो सैन्य कार्यवाही, पुलिस अगर कार्यवाही देखे तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जम्मू कश्मीर का अपन ने देखा, जूनागढ़ का अपन ने देखा और हैदराबाद का अपन ने देख लिया। जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा, जूनागढ़ को मिला गया जनमत संग्रह के द्वारा और हैदराबाद को मिला पुलिस कार्रवाई के द्वारा। ये तो वह जो देश, जो रियासतें इनके मिलाने को लेकर कार्रवाई। अब देखते हैं कि 1947 तक आते आते 1947-48 में ये हो गया, देश आजाद हो गया, संविधान लागू होने की कगार पे था। अब बहुत सारे प्रकार के भारत में राज्य थे, स्टेट थे। अब उन राज्यों का क्या किया जाए, तो ये तीनों चीज आपके याद हो गई होगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपिक इतना जल्दी निपटाने वाला नहीं है। ये टॉपिक बहुत अच्छे से विस्तार से आपको एक साइड की चीजें क्लियर करने वाला है। आरएस मेंस की तैयारी करेंगे, प्री की तैयारी करेंगे, आपके आईआर एक टॉपिक आता है, इंटरनेशनल रिलेशन, भारत का विदेश देशों के साथ संबंध, पाकिस्तान पढ़ाएंगे, सारी चीजें विस्तार से बताएंगे आपको। वापस अभी एक बार इतना कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं 1947 की या 1949 की, अपन बात कर लेते हैं। 1948 तक अपन ने कर लिया, तीनों का एकीकरण हो गया। अब बात करते हैं 1949 की। देखिए 1949 की स्थिति अगर देखें तो उसमें भारत में 4 श्रेणी के राज्य हो गए। अब देश आजाद हो गया और आजाद के बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू, मतलब पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशन तो लागू 1949 को हो ही गया था, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। उस समय आजादी के समय दो प्रकार की श्रेणी, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देसी रियासतें। और 1949 की बात करें उस समय 4 श्रेणी के राज्य बन गए। फिर उससे पहले 2 श्रेणी, अब 4 श्रेणी, इन्हीं को डिवाइड कर लेते हैं। हालांकि पहले भी एग्जिस्ट करती थी, एक ए श्रेणी, एक बी श्रेणी, एक सी श्रेणी और दूसरी डी श्रेणी। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि 1949 के समय या आजादी के समय कितने श्रेणी के राज्य हुआ करते थे? 4 श्रेणी के, ए बी सी और डी।
राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था, आपने राजस्थान के एकीकरण में पढ़ा होगा, उस समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। ए श्रेणी कौन सी होगी, जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये होगी वो ब्रिटिश भारत वाली, ब्रिटिश भारत। बी श्रेणी कौन सी हुई, अब आप बता देंगे, देशी रियासतें। की श्रेणी भी आपको पता है। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आपने नाम सुना होगा, चीफ कमिश्नर क्षेत्र, तो सी श्रेणी में चीफ कमिश्नर क्षेत्र आते थे, इसको आप केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, चीफ कमिश्नर क्षेत्र। एंड डी जो कैटेगरी है, डी श्रेणी में एक ही स्टेट आता था जिसका नाम था अंडमान एंड निकोबार, इसको अलग ही श्रेणी में रखा गया था, चौथी श्रेणी में। तो चौथी श्रेणी कौन सी थी, अंडमान निकोबार की। तो इसका मतलब इन 1949 फोर कैटेगरी ऑफ स्टेट, फर्स्ट वन इज ब्रिटिश इंडिया, सेकेंड प्रिंसली स्टेट चीफ कमिश्नर, एंड फोर्थ वन इज अंडमान एंड निकोबार। ये स्थिति 1947, 1948, 1949 के समय की, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन, चार श्रेणी, और राजस्थान कौन सी श्रेणी का था, बी श्रेणी का। एक बार थोड़ा सा आपको मैं कहानी जोड़ के बता देता हूँ। देखिए, अपने शुरू किया है तब राज्यों का, ये तो चलिए ये नहीं, आर्टिकल नहीं बताया, अपन देखेंगे कि साहब ये भी नहीं अपने डिस्कस किया आज। अपन देखेंगे 1947 से लगा के और 2023 तक की स्थिति अपन को देखनी है। इसमें देखेंगे कि जब देश आजाद हुआ तब एक एक्ट पारित किया, उस एक्ट की धारा 8 में ये लिखा हुआ था कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले, चाहे भारत में मिले, और चाहे वो स्वतंत्र रहे, यहाँ से एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। उस समय दो प्रकार की श्रेणी होती थी, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा देशी रियासत। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब जो देशी रियासतें हैं छोटी मोटी मिला के, उनकी संख्या उसमें 565, कई जगह 563 मिलेगा, कई जगह 566 मिलेगा, इसको लेकर तनाव लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 565 रियासतें लगभग, लगभग वर्ड यूज करने का मतलब समझ गए। 552 रियासतें भारत में मिली और 13 रियासतें जाके पाकिस्तान में। अब सोच के देखिए कितना इन्होंने प्रयास किया। 552 रियासतों को मिलाने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक रियासती विभाग बनाया गया था। रियासती विभाग के हेड आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके सचिव वीपी मेनन थे। और सारी रियासतें लगभग आराम से मिल गई। 3 रियासतें इसमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, इसको लेकर समस्याएं खड़ी हुई, इनको मिलाने का काम शुरू किया। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की करें तो यहाँ के शासक हरी सिंह थे और कबायलियों ने आक्रमण किया, और कबायली आक्रमण किया पाकिस्तान की तरफ से। 26 अक्टूबर की डेट आप याद रखेंगे, भारत के साथ इन्होंने संधि पत्र पर साइन किए और 27 अक्टूबर 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। जूनागढ़ की बात करें तो सौराष्ट्र का हिस्सा था, महावत खां वहां पे शासक थे, हिंदू जनता थी 90%। जूनागढ़ जैसे जूना और जैसे जनमत संग्रह हो गया। उसके बाद में आपको पता है कि साहब हैदराबाद के वहां पे शासक मीर उस्मान थे, और इतना याद रखें कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया और इसको शामिल कर लिया गया। ये देशी रियासतों को शामिल कर लिया और एक बार भारत बन गया। पर अब भारत की रियासतों अपने शामिल कर ली, पर अब अंदर कितनी सारी टेरिटरी में बदलाव करना, कितने सारे चेंजेस करने, उसको लेकर असल में खेल अब शुरू होता है। तो 1949 अगर आप चाहें तो 1950 लिख ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 47 लिख ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1947 छोड़िए, 48 छोड़िए, 1949 लिख देता हूं मैं। जब संविधान लागू हुआ 1950 के समय क्या स्थिति थी, तो आपको पता है कि साहब 4 श्रेणी के राज्य थे उस समय, एकीकरण वगैरह सारे हो गए। 4 श्रेणी के राज्य थे, एक ब्रिटिश भारत, एक देशी रियासत, एक चीफ कमिश्नर और एक अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, अब शुरू होगा असली गेम। गेम कैसे शुरू होगा, ये तो सारे विलय तो हो गए। अब कुछ राज्य कहेंगे हमें अलग बना दो, कुछ कहेंगे हमें उनके साथ में जोड़ दो, कुछ कहेंगे हम स्वतंत्र रहेंगे। कुल मिला के बाहर वालों को तो मिला लिया, रियासतें एक जगह होगी। अब राज्यों को लेकर पुनर्गठन शुरू होगा। बहुत सारे राज्य भाषा के आधार पर डिमांड करने लग गए कि हमें भाषा के आधार पर बनाओ। जैसे कोई जो तेलुगु भाषी है, कोई मराठी भाषी है, पंजाबी भाषी है, वो कह रहे हैं कि हमारा एक अलग ही राज्य होना चाहिए, हम इनके साथ में नहीं रहेंगे जो हिंदी बोलते हैं। गुजराती वाले कह रहे हैं कि हम हिंदी बोलने वालों के साथ में नहीं रहेंगे, हमारा अलग से स्टेट बनाओ। कुल मिला के राज्य की बनाने की जो प्रक्रिया है तो वो शुरू होती है 1949 से। यहाँ पर क्या हुआ,
बहुत सारी श्रेणी के राज्य थे, उन्होंने कहा कि हमें भाषा के आधार पर पुनर्गठित कीजिए। डिमांड उठने लग गई। भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड को देखने के लिए सबसे पहले सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस के धर आयोग बनाया, जिसका नाम धर आयोग है 1948 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साहब, सबसे पहले जब राज्य डिमांड कर रहे थे कि हमें स्टेट का दर्जा दो भाषा के आधार पर, तो धर आयोग बनाया गया था, धर कमीशन, धर आयोग। एक एक बात को अब यहां से जोड़ते हुए चलेंगे। धर आयोग डिमांड करने लगे कि भाषा के आधार पर हमें स्टेटस देना है। मतलब धर आयोग ये जांच कर रहे थे कि जो स्टेट भाषा के आधार पर स्टेटस मांग रहे हैं, उसको लेकर देखने के लिए, उस जांच करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया। और एस के धर साहब ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना सही नहीं है। बात समझ गए? ओके। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड चेक करने के लिए, भाषा के आधार पर राज्यों का स्टेटस देने के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? तो आपको पता है कि साहब धर आयोग बनाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड को स्वीकार नहीं किया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे तो कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, समस्या खड़ी हो जाएगी। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया, और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी ने एक जेवीपी कमेटी बनाई। ये परीक्षा में पूछा जाती है, जेवीपी समिति। देखिए जो जेवीपी समिति है, इसमें पहले पहले नाम लिए गए, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने 1949 में अपनी सिफारिश दी। बहुत ध्यान से देखना। पहले धर आयोग बना, धर आयोग ने स्वीकार कर दिया कि नहीं, भाषा के दरवाजे बनाना सही नहीं है। उसके बाद में जेवीपी कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 1949 में इन्होंने स्वीकार नहीं की भाषा के आधार पर डिमांड की, नहीं बनेगी, भाषा के दरवाजे बनाना सही नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया तो बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी तो ये अपनी बात मानेगी। जब नहीं मानी तो आंध्र प्रदेश, उस टाइम आंध्रा स्टेट, वहां पे एक पोट्टी सी रामलू नाम के एक व्यक्ति थे, और उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। और मान के चलिए कि लंबे समय तक उन्होंने भूख हड़ताल रखी, और उनकी फाइनली डेथ हो गई। तो फिर हाहाकार मच गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पोट्टी सी रामलू, जिन्होंने भूख हड़ताल कर दी, क्योंकि इससे उम्मीद थी उनको। अब सोच के देखिए, धर आयोग ने मना कर दिया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो जेवीपी कमेटी बनाई कि भाषा के आधार पर राज्यों की डिमांड सही है कि नहीं है, इसको देखने के लिए। जेवीपी कमेटी ने जैसे ही मना किया, पोट्टी सी रामलू, आंध्रा स्टेट, उस टाइम आंध्रा स्टेट में उन्होंने क्या कर दिया, भूख हड़ताल करी, और फाइनली उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो आंदोलन और तेज हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति जो भूख हड़ताल से मरा है, शहीद हुए, किसको लेकर, खासकर राज्य बनाने को लेकर। तो फिर आंदोलन तेज हो गए, साउथ इंडिया में तेज हुए। तो सरकार को आनन फानन में 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। तो इसके बाद में क्या बनेगा, 1953 में, मतलब यहाँ पे भूख हड़ताल हुई, जैसे इन्होंने मना कर दिया, भूख हड़ताल की इन्होंने करी, पोट्टी सी रामलू, फाइनली इनकी डेथ हो गई। तो फिर आंदोलन तेज हो गए भाषा के आधार पर राज्य बनने को लेकर, और सरकार को आनन फानन में 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को बनाना पड़ा। अब आपको बता, अगर एक राज्य बना दिया तो फिर और राज्य और डिमांड करेंगे, तो पूरे भारत में आंदोलन शुरू हो गए कि अब भाषा के आधार पर और भी ऐसी बात है कि मैं भी स्टेटस देना पड़ेगा। तो सरकार उस समय परेशान होगी कि किया क्या जाए। धर आयोग ने मना कर दिया, ठीक है, जेवीपी कमेटी बनी, इन्होंने मना कर दिया, फिर भूख हड़ताल हुई, पोट्टी सी रामलू ने 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन भी कर दिया। अब पूरे भारत के राज्यों की एस्पायरेशन, डिमांड बढ़ने लग गई कि हमें भाषा के आधार पर स्टेटस दो। इसलिए सरकार को एक फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग कहा जाता है, फजल अली आयोग का गठन करना पड़ा।
अब बात करते हैं फजल अली आयोग 1953 में बना फजल अली आयोग। तो अगला इसका अगर देखा जाए तो जैसे ही इन्होंने किया, आंध्र प्रदेश को बनाया, डिमांड तेज हो गई राज्यों की। इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सरकार को 1953 में फजल अली आयोग का गठन करना पड़ा, फजल अली कमीशन। समझ में आ गई बात? फजल अली आयोग, ऑब्वियस बात है कि फजल अली इसके अध्यक्ष थे और एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू दो इसके अन्य सदस्य थे। इसका मतलब फजल अली आयोग एक 3 सदस्यीय आयोग बना। अगले पेज पे ले लेते हैं फजल अली आयोग को। तो फजल अली आयोग कितने सदस्यीय आयोग था? 3 सदस्यीय आयोग। इसमें खुद फजल अली थे और एक एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और खुद इधर फजल अली थे इसके अध्यक्ष। 1953 में इसका गठन किया गया। क्यों किया गया? फजल अली कमीशन और कॉन्स्टिट्यूटेड टू सी द डिमांड्स ऑफ स्टेट, स्टेट डिमांड्स, स्टेट की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए एंड रिकमेंडेशन देने के लिए फजल अली कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और फजल अली कमीशन में 1+2 थे, एक खुद फजल अली और 2 अन्य सदस्य, इसमें के एम पणिकर और एक हृदयनाथ कुंजरू थे। अब भाई फजल अली आयोग आनन फानन में इनको कोई सिफारिश नहीं देनी थी। फजल अली आयोग ने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल के साथ में देखा और फाइनली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। आप सोच के देखिए क्या होने वाला अब आगे। भाई सबसे पहले 2 प्रकार के राज्य थे, एक देसी रियासतें थे, एक ब्रिटिश भारत था। देसी रियासतों को जैसे तैसे करके भारत में मिला लिया। 1949 में भारत में 4 श्रेणी के राज्य बन गए। पहला राज्य जो श्रेणी बनी वो सब देसी रियासतें ए श्रेणी के राज्य थे, प्रिंसली स्टेट, दूसरा देसी राज्य, तीसरा कमिश्नर और चौथा अंडमान निकोबार। अगर देखा जाए तो ए श्रेणी में उस समय संख्या 9 थी, बी श्रेणी में भी संख्या उस समय 9 थी, सी श्रेणी में 10 और डी श्रेणी में 1। तो 9, 18, 29, उस समय 29 स्टेट थे उस समय भारत में 1949 में, और लगभग 28-29 के आसपास या 28 आ जाए, तो उतने थे, उतने आ जाए। अब स्टेट क्या करने लगे? डिमांड करने लगे, राज्यों के डिमांड्स बढ़ गई। भाषा के आधार पर हमें हमारा स्टेटस दो। भाषा के आधार पर राज्यों को स्टेटस देने के लिए सरकार ने सबसे पहले धार कमीशन का गठन किया गया। धार कमीशन ने कहा कि उन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, एक राज्य और एक भाषा के फॉर्मूले को डिनाई कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में आपको पता है कि एक पार्टी बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम रखा JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। वैसे सही में देखा जाए तो उनका हार्ट तो ये बात कह रहा था पर माइंड इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। फाइनली उन्होंने नो कह दिया। जैसे ही नो कहा, आंध्र प्रदेश में पोटी श्रीरामुलु उन्हीं के कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, भूख हड़ताल कर दी और डेथ हो गई उनकी। डेथ होते ही आंध्र प्रदेश में आंदोलन तेज हो गए। तो 1953 में आंध्र प्रदेश को स्टेटस देना पड़ा, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। इसका मतलब जैसे आंध्र प्रदेश को बनेगा और आसपास के राज्यों में डिमांड उठने लग जाएगी कि हमें भी भाषा के आधार पर बनाओ। तो सरकार ने फिर एक राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका नाम क्या है वैसे फजल अली आयोग, और वैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया। इस राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। आपको पता कि साहब जो JVP कमेटी उनमें 3 सदस्य थे। इसमें एक सदस्य के एम पणिकर और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू थे। इन्होंने क्या सिफारिश करी उसकी बात अपन देख लेते हैं। देखिए इन्होंने पहले जो सिफारिश करी वो कही कि देखिए, एक राज्य, एक भाषा, 1 लैंग्वेज एंड 1 स्टेट, एक भाषा एंड एक राज्य, इस फॉर्मूले को इन्होंने डिनाई कर दिया। तब एक भाषा और एक राज्य तो नहीं हो सकता। इसका मतलब जब भी आपको राज्य बनाना है तो कम से कम आपको देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता देखनी है, आर्थिक विकास देखना है, प्रशासनिक कन्वीनियंस देखना है, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण देखना है। ये सारी चीजें देख के आप राज्य बनाओ। ऐसे थोड़ी कि भाषा के आधार पर राज्य बना दिया जाए तो फिर तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ये बात इन्होंने मानी नहीं कि नहीं, एक भाषा और एक राज्य तो नहीं हो सकता। तो
देश की अखंडता, सुरक्षा एंड संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, ये आपको तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी। तीसरा, प्रशासनिक सुविधा देखनी पड़ेगी आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखना पड़ेगा, प्रशासनिक सुविधा देखनी पड़ेगी। तीसरी बात या चौथी बात, इन्होंने ये कहा कि लोक कल्याण देखना पड़ेगा, लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर देखना पड़ेगा। आर्थिक संसाधन आदि देखने पड़ेंगे, आर्थिक संसाधन, ये शायद नहीं पूछेगा परीक्षा में। और साथ ही इन्होंने कहा कि देखिए आपको इन राज्यों को मर्ज करके 16 राज्य बना दो और 3 यूटी बना दो। बहुत ध्यान से सुनना, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। ये क्वेश्चन कल परसों किसी परीक्षा में पूछा गया। तो क्या सिफारिश करी, 16 राज्य और 3 यूटी बना दो, यूटीज केंद्र शासित प्रदेश। सरकार ने सारी सिफारिशें इसकी मानी छोड़कर एक को, और वो एक कौन सी थी, ये वाली। इन्होंने कहा कि 16 राज्य बनाओ, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ। सरकार ने 14 राज्य बनाए उस समय 1956 में, 56 में, और 6 यूटीज बना दिए गए। कुल मिला के जो बात डिमांड कर रहे थे उसको तो इन्होंने भी स्वीकार नहीं किया, और इस फजल अली की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 7वां संविधान संशोधन 1956 पास किया। आपने राजस्थान में भी देखते होंगे बहुत सारे परिवर्तन हुए, नाम वगैरह बदला गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा सरकार ने क्या किया, 14 राज्य और 6 यूटीज रखे। इसका मतलब सबसे पहले बात करें 1947 की, उसके बाद में 1949 की, उसके बाद में 1956 की। तो 47 में तो अपन ने 2 श्रेणी देख ली, एक ब्रिटिश भारत, एक देसी रियासतें। जब संविधान लागू हुआ तो 4 श्रेणी के राज्य बना दिए गए थे। 1956 में इन चारों श्रेणियों को खत्म कर दिया और केवल 2 श्रेणी रख दी, एक राज्य रखा और एक केंद्र शासित प्रदेश रखा। राज्य कितने रखे, 14, और केंद्र शासित प्रदेश कितने रखे, 6। इसका मतलब एक जो सिफारिश है कि चारों श्रेणी खत्म कर देनी चाहिए, ये चारों श्रेणी कब खत्म की गई, ये चारों श्रेणी खत्म करी गई 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, मुझे पता है कि आज मैं बहुत फास्ट आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ चीजें, पर थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो 2 बातें करी, पहली बात तो 4 श्रेणी खत्म कर दी, इस संशोधन से 4 श्रेणी खत्म। दूसरा क्या किया, 14 राज्य और 6 यूटी, 6 केंद्र शासित प्रदेश रख दिए। ये बात पहुंच गई 56 तक। अब अपन को चलना 2023 तक आना है। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी। अब कहानी शुरू होती है साहब राज्यों के बनाने को लेकर। तो राज्य मानेंगे थोड़ी, सरकार ने सारे अरेंजमेंट कर दिए, क्षेत्रों को मिलाकर राज्य बना दिए, 14 राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। पहले राज्यों की कहानी पढ़ेंगे, फिर केंद्र शासित प्रदेशों की कहानी पढ़ेंगे, स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए ऐसा करके। ठीक है, अब बनाते भारत का मैप। एक ये भारत का मानचित्र है। देखिए मानचित्र मेरे से ठीक नहीं बनेगा, हालांकि मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि आपकी समझ में आ जाए। इंडिया ही बनाया है, ठीक है। ऐसा सा एक बार आप थोड़ा सा मान के चलिए कि इंडिया का मैप है। कितने राज्य थे, 14। कितने केंद्र शासित प्रदेश रखे, 6। इसका मतलब वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। इसका मतलब यहाँ तक पहुंचना है, 14 से 28 राज्य कैसे बने, इस कहानी को अपन को पढ़ना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश तो बना दिया, 1953 में बन गया था आंध्र प्रदेश तो। और उसके बाद में 7वां संविधान संशोधन हो गया 56 में। 56 से लेकर 4 साल तक सारे चुप रहे कि क्या पता क्या होने वाला है। डिमांड हो रही थी हालांकि लेकर। अब सबसे पहले आपको पता कि डिमांड कहाँ से शुरू होगी, तो भाई डिमांड तो चाहे गांधी जी की शुरुआत मान सकते हैं, चाहे आज के टाइम के नरेंद्र मोदी की शुरुआत मान सकते हैं, किसी की भी शुरुआत मान लीजिए, गुजरात से ही होती है। इसका मतलब पहली जो शुरुआत हुई वो गुजरात से हुई। असल में बम्बई, आपको पता है कि बम्बई एक प्रांत और उसमें गुजराती और फिर मराठी पॉपुलेशन के लोग
जैसे मैं बताऊं कि यहाँ की स्थिति जो है, ये बंबई प्रांत में गुजराती भाषी लोग और मराठी भाषी लोग, ये दो प्रकार के लोग रहते थे बंबई प्रांत में। इन्होंने कहा कि हमें सेपरेट करो, तो इसका मतलब बंबई प्रांत तो पहले से ही था, एक गुजराती भाषा वाले और एक मराठी भाषा वाले। तो सबसे पहला जो 15वां राज्य बनाया गया वो कौन सा बनेगा? गुजरात बनेगा। गुजरात 1960 में, याद रहेगा। चलिए, इसका मतलब सबसे पहली जो शुरुआत हुई इस कॉर्नर से हुई है, पहले इस कॉर्नर से हुई, फिर यहां पे आएगी, फिर बात यहां पे जाएगी, याद हो जाएगा आपके। अब बात करते हैं 15वें राज्य की। 15वां राज्य कौन सा बना? तीर यहां से शुरू हुआ और 15वां राज्य बना, मैं लिख रहा हूं गुजरात। पंद्रहवां स्टेट बनाया गुजरात, जीजे 1960 में। अब सीधा तीर यहां पे लग गया राज्य का, बंबई प्रांत को सेपरेट किया, एक महाराष्ट्र हो गया, दूसरा गुजरात हो गया। यहां से तीर सीधा किधर जाएगा बताओ? तीर तो सामने जाएगा, इधर सामने चला गया, सीधा तीर यहाँ पे जाएगा, यहाँ लगा तीर, और यहाँ है नागालैंड। 1963 में फिर तीर सीधा यहाँ से निकल के, याद कीजिए इस कहानी को, इंटरेस्टिंग है। यहाँ से सीधा तीर गया सीधा नागालैंड की तरफ, और यहाँ पे जाके लगा नागालैंड में। 16वां राज्य 3 साल बाद, 3 साल का गैप, फिर एक 6 साल का गैप। 1963 में जो 16वां राज्य है वो बना नागालैंड। अब वहां पे फिजो थे, वो आके वो शासन कर रहे थे। फिर आसाम गवर्नर के दिन को रखा गया। कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इतना टाइम नहीं है, केवल शॉर्ट में चीजें कर रहे हैं, वरना है इंटरेस्टिंग ये। अब जब नागालैंड बन गया 16वां राज्य, और 1963 में बन गया 1963 में, ठीक है। अब बात 3 साल ये अब सीधा मतलब 3 साल हो गई इधर, 63 में 3 साल और जोड़ते तो 66 आता है। इसका मतलब बात करेंगे अब 66 की। अब तीर किधर लगेगा? नीचे नहीं आएगा तीर, इधर आएगा, इधर यहां पे आएगा, यहां लगेगा सीधा इस एरिया में। याद हो रहा है कुछ? इसका मतलब इस वाले एरिया में तीर लगना है। मतलब ये जैसे आपको मैंने महाराष्ट्र बताया, वैसे आप याद कीजिए कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको मैं इधर जूम आउट कर रहा हूं, ये वाला एरिया, इसमें एक एरिया था जो हिंदी भाषी है, एक एरिया है वो पंजाबी भाषी है, हिंदी भाषी, एक एरिया पंजाबी भाषी, और एक पहाड़ी एरिया। ध्यान से समझना, ये सारा एक था जिसमें हिंदी बोलने वाले भी थे, पंजाबी बोलने वाले भी थे, और पहाड़ी क्षेत्र भी था। अभी एक साथ कैसे रहेंगे? तो तीर अगला लगेगा यहां पे। इन्होंने कहा कि देखिए, हिंदी वालों ने कहा कि हमारा हरियाणा बनाओ, पंजाबी वालों ने कहा कि हमारा पंजाब बनाओ, और पहाड़ी वालों ने कहा हमारा हिमाचल बनाओ। तो इसका मतलब देखिए, इस वाले एरिया को सेपरेट करना पड़ेगा। हिंदी जहां पे बोली जा रही है, हिंदी क्षेत्र, हिंदी वाला एरिया, इसको अपन ऐसे बांट लेते हैं, ऐसा करके ये वाला रह गया, एक ये पहाड़ी क्षेत्र रह गया। ये वाला है, इस एरिया को अपन बोलेंगे पंजाबी पॉपुलेशन, पंजाब। इधर बोलेंगे हिंदी पॉपुलेशन, और इधर बोलेंगे हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र। हिंदी वालों ने कहा हमारा HR बनाओ हरियाणा, पंजाबी वालों ने कहा कि हमारा पंजाब बनाओ, और हिली एरिया ने कहा कि हमारा हिमाचल बना दो। बस यहां से कहानी आ गई। इसका मतलब अब राज्य बनेगा एक तो 17वां, देखो एक तो ऑलरेडी राज्य था ही ये पूरा, इसमें 2 नए बनेंगे, एक बनेगा 17वां, एक बनेगा 18वां, दोनों एक ही टाइम में बनेंगे। जनरली ऐसा देखा जाता है। अब ये किसी क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। 4 गाड़ी आगे पीछे जा रही है, पुलिस की चेकिंग है, कुछ गाड़ी RJ की है, कुछ गाड़ी मान लो MP की है, एक गाड़ी HR की है। आपको पता है कि संभावना किसकी ज्यादा है गाड़ी रुकवाने की, जिसकी जांच पुलिस कर सकती है? HR वाली। तो खतरा HR पे ज्यादा है। तो मतलब 17 पर खतरा है। और 17वां राज्य भारत का हरियाणा बना, 17वां राज्य हरियाणा। तो यहाँ पे HR बन गया, कब बना? 1966 में। 18वां ऑब्वियस ही बात है क्या बन गया? एक राज्य तो ऑलरेडी था ही, 18वां राज्य किसको बना दिया गया? HP, हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया था, ठीक है, HP। और अब लड़ाई शुरू होगी असल में किसको लेकर? चंडीगढ़ को लेकर। पंजाब वालों ने कहा हमारे अंदर आना चाहिए, हरियाणा ने कहा हमारे अंदर आना चाहिए। उस समय उसको UT बना दिया। UT की कहानी अपन अलग से देख लेंगे। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं एक बार कहानी को पूरा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले 1947
48 49 तक आ गए। 1949 में राज्यों की 4 श्रेणी थी, ए बी सी और डी। ए श्रेणी में 9 राज्य, बी श्रेणी में 9 राज्य, सी श्रेणी में 10 राज्य, डी श्रेणी में 1 राज्य। इसके बाद राज्यों ने कहा कि हमें भाषा के आधार पर बनाओ। भाषा के आधार पर राज्य की डिमांड जब शुरू हुई तो बहुत बड़े लेवल पर लिंग्विस्टिक स्टेट की डिमांड शुरू हो गई। इसके लिए सरकार ने जांच करने के लिए सबसे पहले धर आयोग बनाया। एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग ने मना कर दिया कि भाषा के आधार राज्य नहीं बनेंगे। उसके बाद में जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में। इस कमेटी ने मना कर दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। उसके बाद में पोटी श्री रामलू ने आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल कर ली और उनकी डेथ हो गई। तो फिर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में गुजरात पहला राज्य, पर भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य बन गया। जैसे आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया, बहुत सारे राज्यों ने डिमांड शुरू कर दी। इसकी जांच करने के लिए या इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए एक आपको पता है कि फजल अली के अध्यक्षता में फजल अली कमीशन बनाया गया। इसमें 3 सदस्य थे, आप ओबीसी बात है, खुद फजल अली, रघुनाथ कुंजरू और एम पणिकर। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि इस आधार पर राज्य बनाओ। साथ में इन्होंने एक सिफारिश करी कि जो स्टेट की श्रेणी वो केवल 2 ही रख दो, और 16 और आपको पता है कि 6 की इन्होंने सिफारिश करी। सरकार ने नहीं मानते हुए फिर 16 और 3 की सरकार ने नहीं मानते हुए 14 स्टेट बना दिए, 14 राज्य बनाए। 14 राज्यों से लेके अब तक के राज्यों की कहानी अपन को पढ़नी है। जैसे ही 7वां संविधान संशोधन पारित हुआ, उसके बाद में पहला तीर गुजरात में निकला और गुजरात पहला राज्य बन गया, 15वां नंबर का राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला दूसरा राज्य। और राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद में बनने वाला भाषा के आधार पर पहला राज्य गुजरात बन गया। इसके बाद में सीधा तीर नागालैंड में जाके लगा, और नागालैंड 1963 में, नागालैंड जहाँ पे पहले फिजो थे फिर गवर्नर ऑफ आसाम के अधीन इसको रखा गया, वो बाद में कभी पढ़ेंगे। नागालैंड बन गया। इसके बाद में सीधा तीर ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर आपको पता है कि एक हिंदी भाषी एरिया, एक पंजाबी भाषी एरिया और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी वाले को हिमाचल बना दिया और हिंदी वाले को हरियाणवी बना दिया, और जो स्टेट था एक पंजाबी वाला, वो पंजाब रह ही गया, और चंडीगढ़ को लेकर हुआ तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर? तो इसका मतलब पहले तीर यहाँ से शुरू हुआ, फिर तीर यहाँ गया, फिर तीर इधर गया। ठीक है, यहाँ पे जीजे गुजरात, यहाँ पे आपको पता है नागालैंड, और यहाँ पे आपको पता है कि HR, HP और पंजाब, ये तीनों बन गए। अब बात आ गई आते आते 1970 की, 1970 की। तो एक चीज कॉमन अपन पढ़ते हैं कि साहब 1970 का जो दशक रहा है वो नॉर्थ ईस्ट का दशक रहा है। इस लाइन को याद करेंगे तो कई सारी चीजें आसान हो जाएंगी। 1970 का जो दशक रहा है वो उत्तर पूर्वी राज्यों का दशक रहा हुआ है। किसका? उत्तर पूर्वी राज्यों का। ये याद रख लेंगे लाइन। उत्तर पूर्व का मैप आपको मैं थोड़ा सा बना के बता दूं तो आपको कई चीजें सहूलियत हो जाएगी, तो याद भी कर लो साथ में। ये जो सींग निकला हुआ है, ये सींग, ये सिक्किम है, ये सिक्किम, और ये एक जो सींग निकला हुआ है अरुणाचल है। तो याद रखिए ऊपर ही ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और नीचे नीचे मिजोरम है। कभी ज्योग्राफी, जब वर्ल्ड की ज्योग्राफी के मैप देखेंगे, भारत की ज्योग्राफी के, तब और विस्तार से बात करेंगे अपन। इधर मिजोरम, ऊपरी ऊपर अरुणाचल, नीचे मिजोरम। बीच में 2 नाम सेट करने आपको, ना और मैं। ना सेट करना है और मैं सेट करना, नाम सेट करना है। ऊपर अरुणाचल, नीचे मिजोरम, बीच में 2 ना सेट करने, एक नागालैंड और ये मणिपुर। इधर त्रिपुरा और मेघालय, बीच में असम। क्लियर हो गया? इसका मतलब नागालैंड तो अपने पहले ही बना दिया। बच्चे कौन कौन से? असम पहले से राज्य था। सिक्किम की कहानी बिल्कुल अलग है। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन 5 की बात आप करेंगे। और वापस बोलता हूं 1970 का जो दशक था वो उत्तर पूर्व राज्यों का दशक था। इसका मतलब 1970 से लगा के 1970 वाले दशक में उत्तर पूर्व के पूरे मानचित्र में बदलाव हो गया। उत्तर पूर्व मतलब 70 और पूर्व, उत्तर पूर्व क्या क्या हुआ उसकी बात अपन कर लेते हैं। बात करें 1972 की, 1972 की, तो मैं आपको बता दूं 70 की बात कर लेते हैं एक बार। 70 से आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। 1972 के आसपास की
1972 में 3 तो राज्य बनाए, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कैसे याद रखेंगे? ऊपरी ऊपर क्या है बताओ? अरुणाचल, और नीचे नीचे मिजोरम। इसका मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। हालांकि आगे 1987 में अलग बात करेंगे मिजोरम। 87 में उनको राज्य बना दिया, पर अभी ये क्या बनाएंगे? अरुणाचल और मिजोरम। 3 यहां पे राज्य बनाए गए, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, जिस हाल ही में हाईकोर्ट भी स्थापित किया गया थोड़े दिनों पहले। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। क्या समझे? 1972 का जो समय था वो किसका समय था? 1970, मतलब 70 का जो दशक था वो उत्तर पूर्व राज्यों का दशक था। क्यों? 3 राज्य बनाए और 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, 5 हो गए ना टोटल। कितने? 7 सिस्टर बोलते हो, 7 बहने। 7 में से 5 तो ये हो ही गई। नागालैंड पहले ही बना दिया 6। आसाम पहले से ही राज्य था, जब वो 14 राज्य थे उनमें आसाम था। 7 हो गए। 7 बहनों और 1 भाई है सिक्किम। सिक्किम की अलग से कहानी देखेंगे। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट का मानचित्र पूरा कर लिया अपन ने 1970 के दशक में। कैसे? इसमें जो 18वां राज्य कौन सा बना दिया था आपको पता? हिमाचल प्रदेश बना दिया था। 19वां राज्य मणिपुर बनेगा। 19वां राज्य कौन सा बन गया? मणिपुर। 20वां राज्य जो बनेगा 21 का, वो त्रिपुरा बनेगा। 20वां त्रिपुरा बन गया। और जो भारत का जो 21वां राज्य है वो मेघालय बन गया। मेघालय। बात समझ में आ गई? फिर अरुणाचल और मिजोरम ये अभी केंद्र शासित प्रदेश है, पर 1987 में ध्यान से देखो तो एक बार मैं एक चीज समझा दूं आपको। 19, 20, 21, फिर अभी देखना 22वां राज्य अलग से बनाएंगे सिक्किम को। फिर 23, 24 और 25वां जो गोवा, ये 3 राज्य बन गए। मतलब ये मानचित्र पूरा हो जाएगा, पर अभी एक बार छोड़ दो, इस पे वापस आएंगे। अभी 3 राज्य बने हैं। खिचड़ी नहीं करनी है, ये एक अलग और कहानी है इसकी, पर उस पर बात नहीं कर रहे, बस केवल आपको छोटा छोटा याद करवा रहा हूं मैं। सबसे पहले याद करो गुजरात। गुजरात से तीर लगा नागालैंड। गुजरात कौन सा था? 15वां, याद कीजिए। नागालैंड कौन सा था? 16वां। कब बना गुजरात? ये डीजे डीजे बना 60 में। अब जनरली ऐसे याद कर सकते हैं, मेरा पार्टी वार्टी से ऐसा कुछ है भी नहीं कि पिछले 60 साल से कांग्रेस ने क्या किया। तो मोदी जी जनरली गुजरात के लिए 1960 साल से क्या किया, 60 में क्या बना? गुजरात बना। 63 कैसे याद करेंगे? 63 ऐसे 63, 63, 1963। 63 में क्या बन गया? नागालैंड। कौन सा बना? 16वां राज्य बना। 16वां। 16 और 63 ऐसे मिलते जुलते से, तो 16वां क्या बन गया? नागालैंड। अब देखिए, अब खतरा किस पर है? हरियाणा। तो HR बन गया 17। पहाड़ी पर 18 साल का आदमी चढ़ सकता है, हिमाचल में तो 18वां HP बन गया। 19, 20, 21। जो 19वां राज्य है, 19वां, 20वां, 21वां, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा साथ में बने थे। 19वां कौन सा? मणिपुर। मणिपुर। 19 साल के व्यक्ति को मणि मिलेगी। स्टूपिड तरीका है बहुत। जो त्रिपुरा है वो टी और 20, तो त्रिपुरा, त्रिपुरा और 20 त्रिपुरा। ठीक है। और 21वां होता है मेघालय। मेघालय, मेघालय। भाई भारत में याद रखना कि सबसे ज्यादा बरसात कहाँ पे होती है? मेघालय में होती है। मेघालय, तो वहां पे याद रखना 21 है। 21वां याद रखना, 21, 21 ऐसे याद करेंगे। मुझे कुछ याद नहीं है, पर भारत में पहले वोट देने की उम्र 21 साल थी, 18 साल कर दी। 21 साल के वोटर वहां पे भीग जाते थे मेघालय में, तो 21वां मेघालय है। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी सिक्किम की। अभी तक यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम को लेकर एक अलग ही सीन है। कैसे देखें? सिक्किम को लेकर 3 बातें पढ़नी है। 1947 यहाँ पे चोग्याल वंश का शासन हुआ करता था। 1974, 1975।
जब भारत ओबीसी बात आजाद हो, उस टाइम सिक्किम भारत का राज्य नहीं बना, वहां पे चोग्याल वंश वो शासन कर रहा था। पर साथ ही साथ में याद रखना कि साहब जब सिक्किम भारत में शामिल नहीं हुआ तो 1947 से लेके 1974 तक सिक्किम स्वतंत्र तो रहा, पर जिस प्रकार आज भी अपन भूटान के साथ में जो अपने रिलेशन जिस प्रकार से रखते हैं, जैसे कुछ आंतरिक सुरक्षा है, इसके अलावा डिफेंस है, संचार है, विदेश संबंध है, जिस प्रकार भूटान के साथ अपने ट्रीटी की, वैसे ही सिक्किम का एक अलग ही सीन है। सिक्किम उस समय भारत का प्रोटेक्टेड स्टेट रहा। प्रोटेक्टेड को बोलते हैं रक्षित राज्य, रक्षित। एक ही चीज समझनी है भाई, 47 का उल्टा 74 होता है, तो यहाँ पे रक्षित राज्य रहा है, प्रोटेक्टेड स्टेट रहा सिक्किम। पर चूंकि 1970 के दशक में आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में पूरा ही परिवर्तन करना था, तो फिर सिक्किम को अपने अंदर शामिल करवाना था, इसलिए भारत ने 35वां संविधान संशोधन पारित किया। ध्यान से सुना, 35वां। 35वें संविधान संशोधन से संविधान में दो बातें जोड़ दी, क्योंकि बात तो वहीं से शुरू करनी थी, अनुच्छेद 1 से कई सारे डायमेंशन खुलते अपने, पर अभी बेसिक पढ़ लेते हैं। 35वें संविधान संशोधन से संविधान में दो चीजें जोड़ी, एक अनुच्छेद 2A और एक 10वीं अनुसूची। अब आपने पढ़ा होगा कि यार 10वीं अनुसूची तो 52वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, दल बदल को लेकर। नहीं, ये पहले अलग जोड़ी गई, फिर वापस हटाई। 35वें संविधान संशोधन से एक तो 2A नाम का आर्टिकल जोड़ा संविधान में, 2A, और एक 10वीं अनुसूची जोड़ी, और इसमें यह लिख दिया कि सिक्किम जो भारत का एसोसिएट स्टेट रहेगा, इसका मतलब सिक्किम राज्य के लिए एक तो 10वीं अनुसूची का संबंध सिक्किम राज्य से था, और 2A आर्टिकल का संबंध सिक्किम राज्य से था, और सिक्किम को किसका दर्जा दिया गया 1974-75 में? सहयोगी राज्य का, सहयोगी राज्य। और सहयोगी राज्य को इंग्लिश में एसोसिएट स्टेट बोलते हैं। अब अभी तक सहयोगी राज्य बना है, पर चूंकि वहां की जो जनता थी वो ये सोच रही थी कि यार पूरा देश आजाद हो गया, लोकतंत्र मना रहा है, हम चोग्याल वंश के अधीन काम करें, तो जनता ने कहा कि नहीं, हमें भारत में मिलना। तो वहां पे जनमत संग्रह हुआ वापस। क्वेश्चन कई जगह किताबों में लिखा होता है कि हैदराबाद जूनागढ़ एकमात्र ऐसी रियासत जो जनमत संग्रह से मिला है। नहीं, मैं आपको बता दूं, एक प्लेबिसाइड और रेफरेंडम का यहाँ पे जो डिफरेंस होता है, सिक्किम भी जनमत संग्रह के बाद में भारत में शामिल किया गया। इसके लिए संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया, 36वां। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम तो भारत में मिल ही गया, किसी भी राज्य को मिलाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। 36वें संशोधन से इस एक तो 2A को खत्म किया, एक 10वीं अनुसूची को खत्म किया। इसका मतलब डिलीट हो गए दोनों ही, और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया, 22वां राज्य। अगर इसको याद नहीं करना चाहिए तो इतना याद रख सकते हैं कि सिक्किम भारत का कौन से नंबर का राज्य बन गया, 22वां। 21 तक हो गए थे, 22वां राज्य अपने सिक्किम बना लिया, सिक्किम। अब बात करते चलते सीधा 87 पे। सिक्किम मिलाने के बाद में सब कुछ शांत रहा। अब बात करते सीधा चलते 87 पे। 87 पे चलेंगे, उससे पहले थोड़ा पीछे आइए। देखिए 72 में क्या बना दिया था, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा तो राज्य बनाए थे, और अरुणाचल और मिजोरम क्या बनाए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए। इसलिए अब इनको क्या बनाना है, वापस राज्य का, मतलब इनका स्टेटस लिफ्ट करना है, इनको राज्य बनाना है। तो 23वां राज्य मिजोरम बना। कौन सा बना, 23वां राज्य मिजोरम। 22 तक हो गए सिक्किम, 23वां राज्य मिजोरम, जिसको 72 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। 24वां अरुणाचल, और 25वां राज्य गोवा। 25वां गोवा। बात समझ में आ गई क्या? एक बार और मैं आपको मैप से बता देता हूँ। देखिए 14 तो थे ही, 15वां जीजे बना, 16वां याद करो नागालैंड बना, 17 पे क्या है, खतरा है, ये अरुणाचल प्रदेश हरियाणा बना, 18 पे HP बना। उसके बाद में 19, 20, 21 तीनों एक साथ बने। तो 21वां कौन सा बना, मेघालय।
20वां कौन सा बना? 20 त्रिपुरा, और 19वां मणिपुर। फिर 22 की कहानी आपको सिक्किम की बताई थी। इनके साथ में जो 2 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, कौन कौन से? सबसे ऊपर का एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम बॉटम, अरुणाचल और मिजोरम। तो 23 का जो राज्य बना वो मिजोरम बना। 24 का जो राज्य बन गया वो अरुणाचल प्रदेश बन गया। और 25वां जो स्टेट बना वो गोवा। गोवा की भी हिस्ट्री थोड़ी अलग है, उसकी बात कर लेते हैं। ये हो गया 25 तक। अब आपको बताया कि 3 राज्य और 7 बने, 26, 27, 28, जिसमें एक बना छत्तीसगढ़, एक बना उत्तराखंड और एक बना झारखंड। तो ये तो थोड़ा सा आपको आ भी रहा है। अब बात कर लेते, इसको तो मिटा देते, ये तो हो ही गया। छब्बीस, 27 और 28। आपको पता है कि सन 2000 का जो साल था वो 3 राज्यों का निर्माण लेके आया। पहले 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। तो 26वां राज्य छत्तीसगढ़, ठीक है। 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। और ये कहां से अलग किया गया? छत्तीसगढ़ को एमपी से, एमपी वाले एरिया से अलग किया गया। तो मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया, मध्य प्रदेश से। इसके बाद में जो 27वां जो स्टेट बनाया गया वो उत्तराखंड बनाया गया, यूपी से अलग करके। तो उत्तराखंड 9 नवंबर, यूपी से अलग करके। और 28वां जो बनाया गया वो झारखंड बनाया गया, बिहार से अलग करके 15 नवंबर को। इसको ट्रिक याद रखना, छत के ऊपर जा, छत के ऊपर जा मतलब छत के ऊपर जा, छत के ऊपर जा, पहले याद करना इस टर्म को, छत के ऊपर जा। छत्तीसगढ़, फिर आपको बताया कि उत्तराखंड, और उसके बाद में झारखंड। भारत के 28 राज्य बन गए। 29वें राज्य का आप सबको पता है, तेलंगाना बनाया गया। 29वां स्टेट तेलंगाना। ये 29 राज्य भारत में बन गए। अब एक जो राज्य था, क्योंकि 29 हो गए, अब जो एक राज्य था जिसका नाम आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को माइनस कर दिया यहाँ पे एक को, तो अब कितने बचेंगे? 28 बचेंगे। इसका मतलब जो जम्मू कश्मीर स्टेट है 28वें नंबर का, आप मान के चलिए कि जो जम्मू कश्मीर है इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया गया 2019 में। इसके बाद अगर अपन यूटीज की बात करें, यूटीज मतलब जिसको आप बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक एक मिला दिया 2019 में। दादरा नगर हवेली और दमन दीव को भी एक कर दिया। कुल मिला के अभी तक की क्लास में आपने क्या सीखा? सबसे पहले अपन ने शुरुआत की अपनी यात्रा से। 2 प्रकार की श्रेणी के राज्य होते थे, एक प्रिंसली स्टेट, एक देसी रियासतें, और दूसरा ब्रिटिश भारत। और ये जो दोनों श्रेणी के जो स्टेट थे इनका इंटीग्रेशन का काम शुरू किया गया, रियासती विभाग बनाया गया, सारी रियासतों को मिला लिया गया। 3 रियासतें ऐसी थी जिनको नहीं मिलाया गया, हैदराबाद थी, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़। इनको फिर वापस इसमें जनमत संग्रह के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा और विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा इनको का भी हिस्सा बना लिया गया। फिर बात की अपने 1947 की, 1947 की। 1947 वाले में आपको ध्यान रखना है कि साहब या 48 में 4 श्रेणी के राज्य थे, ए बी सी डी। ए में 9, फिर बी में 9, सी में 10 और डी में 1 राज्य था उसमें। फिर आपको इस पर ध्यान रखना है कि अलग अलग राज्य डिमांड करने लगे भाषा के आधार पर। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले धारा आयोग बनाया गया, धारा आयोग ने मना कर दिया। फिर जेवीपी कमेटी बनाई, उन्होंने मना कर दिया। फिर फाइनली आपको पता है कि साहब आंध्र प्रदेश में वहाँ पे हड़ताल शुरू हो गई, पोटी श्री रामलू की डेथ हो गई। उसके बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया।
उन्होंने सिफारिश करी कि एक राज्य एक भाषा तो नहीं होनी चाहिए, प्रशासनिक कन्वीनियंस देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव देखना चाहिए, इंडिया की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी देखनी चाहिए, पब्लिक वेलफेयर देखना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस देखनी चाहिए, उसके बाद में स्टेट बनाने चाहिए। तो और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्यों की श्रेणी खत्म कर देनी चाहिए। सरकार ने 7वां संविधान संशोधन पास किया और राज्यों की 2 ही श्रेणी रख दी, एक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा यूटीज और दूसरा स्टेट राज्य। और फिर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश वहां पे रख दिए। 6 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम अगर आप देखना चाहें तो एक अंडमान निकोबार बनाया, उसमें अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली, तीसरा हिमाचल प्रदेश, फिर लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप उनका नाम था, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 उस समय केंद्र शासित प्रदेश रखे गए। और अब आपको बताया कि साहब इसमें से हिमाचल प्रदेश हटा दिया गया, तो फिर इसकी जगह आपको पता है कि वहां पे साहब पांडिचेरी ऐड कर दिया गया, मणिपुर और त्रिपुरा यहाँ पे स्टेटस लिफ्ट कर दिए गए, उसकी जगह दमन दीव और दादरा नगर हवेली को यहाँ पे शामिल कर लिया गया। इसके बाद आपने देखा कि साहब भारत में जो 15वां राज्य है वो गुजरात 1960 में, फिर वापस तीर जाके नागालैंड में लगा, 1963 में नागालैंड 16वां राज्य बन गया। फिर ऊपर के वाले एरिया में देखे तो एक हिंदी भाषी लोग रह रहे थे और हिली एरिया था और पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, तो हिली वाले एरिया को हिमाचल प्रदेश बना दिया, पंजाबी पॉपुलेशन को ओबीसी बात है कि पंजाब बना दिया और हरियाणा वाले को HR हरियाणा बना दिया। 17वां राज्य हरियाणा बन गया, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया। और इसके बाद में आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में 1972-70 का काल नॉर्थ ईस्ट का काल था, तो 19, 20, 21 का जो राज्य बनाया गया वो क्रमशः मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को बना दिया गया। त्रिपुरा 20वां राज्य बन गया और मेघालय 21वां राज्य बन गया और मिजोरम मणिपुर 19वां राज्य बन गया। साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसके बाद में आपको पता है कि सिक्किम को लेकर एक अलग ही कहानी चली और फाइनली 36वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को भारत का राज्य बना दिया गया। हालांकि संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होती अगर किसी राज्य को शामिल करें, अनुच्छेद 4 में बात लिखी हुई है। उसके बाद में आपको बात 87 की आती है, तो 87 में 2 तो वो केंद्र शासित प्रदेश जिसमें अरुणाचल और मिजोरम था, एक अतिरिक्त गोवा को, इनको शामिल करके और भारत में टोटल राज्यों की संख्या 25 कर दी। फिर सन 2000 में 3 राज्य और बढ़ा दिए, टोटल 28 हो गए। उसके बाद में 2014 में तेलंगाना बढ़ा के 29 कर दिए और फिर राज्य पुनर्गठन मतलब 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको डिवाइड कर दिया। वर्तमान की स्थिति 8 तो यूटीज है केंद्र शासित प्रदेश है और इस समय 28 यहाँ पे भारत में राज्य है। मेरे हिसाब से इतना एक बार देख लेते तो काम चल जाता है। कुछ चीजें अगर आप और देखना चाहे तो मैं बता दूं कि दादरा जो नगर हवेली है वो पुर्तगालियों के अधीन था। कुछ फैक्चुअल डिटेल अब नोट कर लो आप, नोट लगा के नोट। दादरा नगर हवेली किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। देखिए आपने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा, जब यूरोपियन कंपनियां भारत में आती हैं तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे लास्ट में गए। सबसे पहले आने वाले सबसे लास्ट में पुर्तगाली आए, डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रेंच आए, पर सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में कौन गए? पुर्तगाली। तो पुर्तगाली फाइनली 1960-61 में भारत से चले गए और 1954 का समय था जब पुर्तगालियों को, ओबीसी बात है कि पुर्तगालियों फ्रेंच से कुछ कॉलोनी छीन के और फिर भारत को इंटीग्रेट कर दिया गया। तो दादरा जो नगर हवेली है वो पुर्तगालियों के अधीन थी और दादरा नगर हवेली के लिए भारत के संविधान में 10वां संविधान संशोधन किया गया। अब क्यों किया गया? देखिए संविधान संशोधन का मतलब कुछ विशेष श्रेणी का इन्होंने दर्जा दिया गया। तो दादरा नगर हवेली किसके अंडर में था? पुर्तगाली। कौन सा संशोधन हुआ? 10वां। याद रखना, जो दादा है उससे आप 10 का नोट लेके कुछ बिस्किट लेके आते हैं। 10वां 1961 में। एक बात तो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि दादरा नगर हवेली किसके अधीन था? पुर्तगालियों के। कौन सा संशोधन हुआ? 10वां। कब हुआ? 1961 में। गोवा और दमन दीव ये भी पुर्तगालियों के अधीन थे, तो गोवा, दमन और दीव इसके लिए भी फिर ये भी पुर्तगालियों के अधीन था। और 12वां संविधान संशोधन किया गया 1961 में। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन दीव को इंडिया में कर दिया। और जो पांडिचेरी है, पांडिचेरी को पांडिचेरी फ्रांस के अधीन था। 1954 में पांडिचेरी फ्रांस से अपने ले लिया
आपको पता है कि साहब जो पांडिचेरी है उसमें कराईकल है, माए है, यनम है और खुद पांडिचेरी है। कराईकल, माए, यनम और पांडिचेरी, ये एरिया आपको पता है अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग स्टेट रूट है। तो क्या याद रखेंगे आप? पांडिचेरी, पांडिचेरी किसके अंडर में था? फ्रांस के। और इधर 10वां हो गया, इधर 12वां, इधर 14वां संविधान संशोधन किया गया फाइनली। और 14वें संविधान संशोधन द्वारा पांडिचेरी भारत का हिस्सा बन गया 1962 में। और यूटीज का दर्जा इसके, इसका केंद्र शासित प्रदेश का इसे क्या दे दिया गया? दर्जा दे दिया गया। ठीक, इसके बाद में एक स्पेशल नोट लगाना है और एक बॉक्स अपन को बनाना है। असल में मैं आपको बताऊं कुछ बात, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। देखिए, नियम तो ये कहता है कि अनुच्छेद अपन 1 से शुरू करते तो ठीक रहती बात, पर आपका इतना अभी समय नहीं है इसलिए 1 से अपने शुरू नहीं की। आपको एक बात जरूर ध्यान रख लेनी है कि साहब जब राज्य अपन ने बनाए हैं तो अलग अलग राज्यों को अलग अलग दर्जा दिया गया। जैसे 371 में मैंने जब राज्यपाल पढ़ाया तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग दर्जे, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे राज्यों को अलग अलग दर्जे दिए गए। एक में सब नागालैंड, 371 में सब नागालैंड को दर्जा दिया गया। वो स्पेशल दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा। बात समझ में आ गई ना? राज्य अगर आप आज बनाना चाहते हैं तो नया राज्य बनाने के लिए आपको किसी भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, पर अगर राज्य को विशेष दर्जा देते हैं तो फिर संविधान संशोधन आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप याद रखिए नागालैंड। वैसे नागालैंड कब हिस्सा बना भारत का? कौन सा राज्य बना नागालैंड? 16वां, 1963। और ये जो नागालैंड है ना, नागालैंड 1963 में तो भारत का हिस्सा बन गया, पर 1971 ए में नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया और वो 13वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 13वां, याद रखना, 13वां जो संविधान संशोधन 1962, इसमें नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया। फिर 1963 में इसको भारत के एक अभिन्न राज्य के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। असम जो है, असम ये पहले से ही था वैसे। असम, असम को विशेष दर्जा दिया गया, वो 22वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको दिया गया है। इसके बाद में मणिपुर, मणिपुर जो है आपको पता है कि 19वां राज्य था और मणिपुर को 27वें संविधान संशोधन के द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है। मणिपुर, मणि सांप की सताती है आपको। असम बी, 371 बी में दर्जा दिया गया। मणिपुर को सी में दर्जा दिया गया, 371 सी में। इसके बाद आपको ध्यान रखना कि आंध्र प्रदेश जो है 371 डी में है। आंध्र प्रदेश, इसको 32वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इसके बाद में मिजोरम, मिजोरम इसको 53वें संविधान संशोधन द्वारा विशेष दर्जा दिया गया। ये आरएस में मिलान करवाने वाला क्वेश्चन आया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, इसको 55वें संविधान संशोधन द्वारा विशेष दर्जा दिया गया। और गोवा को 56वें संविधान संशोधन द्वारा विशेष दर्जा दिया गया, गोवा। अब ये कैसे याद करेंगे? देखिए 371 ए, 371 बी, 371 सी, 371 डी, ये राज्यपाल टॉपिक में मैंने पढ़ाया अच्छे से, अभी आप देख लीजिए। 371 ई, 371 एफ, 371 जी, फिर 371 एच, 371 आई। इतना देख लो एक बार। ए में नागालैंड है, बी में फिर असम है, सी में मणिपुर है, डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात है इन दोनों में, एफ में सिक्किम की है, जी में मिजोरम की है, एच में अरुणाचल प्रदेश की, आई में गोवा की बात है। इस बॉक्स, इस टेबल को आप ना थोड़ा सा अपने तो स्क्रीन पे लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फिर इसको याद कर लीजिए। जैसा मेरे संभव पाया, मैंने लिमिटेड समय हम करवाया है। देखना चाहे तो 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आपको वैसे पढ़ने ही चाहिए। आपकी डिमांड हुई तो आपको मैं नीचे आप जो लिखेंगे उस पे आधार पर मैं 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद पढ़ा दूंगा। पढ़ना तो मस्ट था वो इससे पहले।
आपको ये क्लास ठीक लगती है, कुछ आपको लगा कि एप्रिसिएशन था, आप कुछ नीचे अच्छा बुरा जो आपको लिखना मुझे बता सकते हैं, या कोई सुझाव था आप मुझे दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।